तो आज से हमारी 2027 की जर्नी स्टार्ट हो रही है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारे टॉपिक से जिसका नाम होगा वेक्टर, है ना। आगे बढ़ें हम, उससे पहले आपको ये बता दें कि वेक्टर से क्वेश्चन डायरेक्टली अपने नीट के पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन अगर वेक्टर नहीं आता है तो ये मान के चलो कि फिजिक्स नहीं आता है, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें से मैक्सिमम चैप्टर्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं वेक्टर। हम लोग 11th स्टैंडर्ड से ये जानते हैं कि वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है ना। तो पॉइंट हम लिखते चले जाते हैं। इसमें बेटा क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, और वैसे भी हर फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें खास क्या बात हो गई, खास बात ये हो गई कि इसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई, तीसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबको अपने दिमाग में बिठा के रखना है, वो ये है कि वेक्टर जो है वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है। अब इसका क्या मतलब है मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसको लिख लेते हैं ना। ये क्या करता है, फॉलोज रूल्स। किसका रूल्स? ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, है ना। अब इसका क्या मतलब है और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी। देखिए, जैसे दो नंबर्स को हम लोग सिंपली जोड़ देते हैं, उस तरीके से हम दो वेक्टर को सिंपली जोड़ नहीं पाएंगे। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं, है ना, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। और इसी तरीके से, है ना, दो नंबर को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। या दूसरे लैंग्वेज में कहिए आप कि वेक्टर्स को जोड़ने, घटाने और मल्टीप्लाई करने के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल को वो फॉलो करता है, राइट। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इन सारे डिस्कशन में कि एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हम इन सारी बातों को इसमें इंक्लूड कर दिए हैं कि भैया जो वेक्टर है वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करता है। अब हम लोग चलते हैं कि ये देखते हैं कि किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, ये सब आप लोग जानते हैं, है ना, ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमने इसको एक समरी के फॉर्म में देने का कोशिश किया है यहाँ पे। देखिए, हम लोग अभी देखें कि भाई वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हमको अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी उसमें आ जाए और डायरेक्शन भी शो हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्टेड, है ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, यहाँ तक तो अच्छी बात है, बट सवाल ये है, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि भैया ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या है। तो इसका देखो मतलब समझो पहले। जैसे हम लोग छोटे क्लास में ये पढ़े हैं कि ये मान लो चलो लाइन है, और लाइन का जो लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है ना। लाइन का लेंथ कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ये लाइन बिल्कुल इसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। इस डायरेक्शन में भी चलता जाएगा कहीं रुकेगा नहीं। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इसका एक छोटा सा पार्ट कट कर लूं, ये देखिए, ये कट कर लिया मैंने ऐसे। इस पॉइंट का नाम दिया मैंने ए, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने बी। तो ये जो ए बी हो गया वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा, है ना। ए बी जो हो गया वो लाइन सेगमेंट हो गया। इसको मैं थोड़ा अलग काट कर निकाल लेता हूँ ऐसे। अब अपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लाइन सेगमेंट के लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो गया, ये देखिए, लेंथ जो हो गया, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। जितना ज़्यादा लंबा ये लाइन होगा उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा हमारे वेक्टर का, जिसको ये रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो है, अपने वेक्टर के डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं इसी में एरो हेड लगाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरा वेक्टर इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, मतलब उसका डायरेक्शन ये है, तो हम ऐसे एरो हेड लगा देंगे। अगर मेरा वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉइंटेड होता तो मैं एरो हेड इधर की तरफ लगा देता,
है ना। तो एरो हेड से क्या दिखाते हैं हम लोग, एरो हेड से दिखाते हैं ये डायरेक्शन, और लेंथ से क्या दिखा दिया हमने, लेंथ से दिखा दिया हमने मैग्नीट्यूड, राइट। अब देखो इस पर 2-3 क्वेश्चन पहले हम लोग करेंगे ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला आप ये समझिए, हमने देखिए वेक्टर के एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं आपको, वो आप 11th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम एक दो का एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। जैसे फोर्स हमारा जो है बहुत अच्छा वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है ना, टॉर्क वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर है। तो इस तरीके से तमाम आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे जो हम सब लोग अच्छी तरीके से जिससे परिचित हैं। वेक्टर है हमारा फोर्स, है ना, फोर्स। अब फोर्स को ही लेकर के हम एग्जाम्पल बनाते हैं। देखिए मान लो कि हमारे पास ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पर 5 न्यूटन का फोर्स ईस्टवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, इधर लगा है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अब इसको मेरे को दिखाना है, यहाँ पर कैसे दिखाएंगे हम, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक स्केल मान लेंगे और वो स्केल ऐसे मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर मान लो 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि भाई 5 न्यूटन को डायरेक्टली लाइन से रिप्रेजेंट करना तो बड़ा अजीब सी बात होगी, है ना। इसीलिए हमने ये मान लिया कि चलो भाई 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसा ही मानूं, मैं मान सकता था कि 2 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, मैं ये भी मान सकता था कि 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैं कुछ भी मान सकता हूँ जो हमारे लिए सूटेबल हो। ऐसा मानूंगा मैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए उसका लेंथ बहुत बड़ा ना हो जाए और बहुत ही छोटा ना हो जाए। तो बेटा इस हिसाब से तो पहला स्टेप हमारे पास ये हो गया, ये पहला स्टेप कह लीजिए आप। और इसी पहले स्टेप के अनुसार हमने ये देखा कि 5 सेंटीमीटर की अगर लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिया है तो वो 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी बचता है डायरेक्शन की बात। देखिए हमेशा इस बात को ध्यान में बिठा के रखना है कि कॉपी पर डायरेक्शन जब हम शो करते हैं तो उसके लिए देखिए 2 ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डायरेक्शन होता है वो इस डायरेक्शन होता है, इधर का डायरेक्शन वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ठीक है। अब तुम इसको देख करके अच्छी तरीके से समझ गए कि 5 न्यूटन के फोर्स को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है जिसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इस लाइन के पैरेलल 5 सेंटीमीटर का एक, है ना, एक जो है लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रा करना पड़ेगा और एरो हेड यहाँ लगाना पड़ेगा ताकि ये बता सके कि मेरा जो फोर्स है वो ईस्ट की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत आसान है, यहाँ पे आसान से ही हमने स्टार्ट किया है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाता है। देखिए कैसे बनता है अब ये, अब की बार हमने कहा कि भाई मेरा जो फोर्स लग रहा है तो अभी भी 5 न्यूटन का ही, लेकिन इस वक्त अब इसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है ना। ध्यान दो, हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक पार्टिकल है जिस पे हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है और इस वक्त उसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। बहुत सिंपल सा हो जाएगा। देखिए कैसे, आपको नॉर्थ ईस्ट देखना है, बाकी तो आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। क्या करेंगे आप, पहले स्केल मानेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन हमने मान लिया। चूँकि 5 न्यूटन है तो हमने 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे, किधर, अभी हम देखने जा रहे हैं। ये देखा था हमने क्या, ईस्ट, ये क्या था, ये था नॉर्थ। तो भाई जब भी ईस्ट और नॉर्थ लिखा रहे इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच जो एंगल बना है ना उसको बिल्कुल आधा आधा बाइसेक्ट करते हुए ना, आधा आधा ऐसे, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री ऐसे बनाते हुए हमारे वेक्टर का डायरेक्शन है ना। किधर की तरफ है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, इधर की तरफ ऐसे बना दिया हमने, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये भी सिंपल है, तो एक और भी अभी हम लोग देखते हैं ना, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। हर तरीके से हम लोगों को इसको सीख लेना है। अभी हमने मान लिया कि पहले की तरह ये हमारे पास एक पार्टिकल है, इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है ना, ये लगा हुआ है। लेकिन अब की बार फोर्स का डायरेक्शन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ना, किधर है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट।
तो इसका मीनिंग समझो पहले। इसका मीनिंग समझाने के लिए ही हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए थे। समझिए, इसका मतलब है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, है ना, कितना डिग्री, 30 डिग्री पर, ऐसे इसका मतलब हो गया। तो भाई अगर हमको इसको ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, वही स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 न्यूटन, है ना। ये हमारा पहला काम हो गया। हमने मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी ताम झाम करना था कर लिया। अब आते हैं डायरेक्शन में। डायरेक्शन के लिए हमने आपको बताया था कि आपको इस तरीके से 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने हैं। ये डायरेक्शन जो हो गया आपका ईस्ट हो गया, ये डायरेक्शन जो हो गया आपका नॉर्थ हो गया। आपको क्या करना था, देखिए, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, मतलब कि ए इस डायरेक्शन में कितना एंगल बनाते हुए हमको 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। वो एंगल बनाना है भाई साहब 30 का, ये 30 डिग्री का। ये हो गया आपका 5 न्यूटन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हमने सिंपली रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख लिया। अब कोई कहेगा कि सर ठीक है, अच्छी बात है ये सब, लेकिन वो इसको कॉपी में सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना। किसी भी वेक्टर को कॉपी में सिंबल के फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे। उसके लिए क्या है कि जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है। तो वेक्टर है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हो गया, ये एरो हेड वाला पॉइंट हो गया। इसको हम लोग टेल बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग टेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। इसका मैंने नाम दे दिया, सपोज करो ए, इसका नाम दे दिया बी। तो इसको कॉपी पर लिखने का तरीका है कि पहले टेल लिखो, फिर हेड लिखो और ऊपर से ऐसे एरो हेड लगा दो। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट हो जा रहा है। अब आप में से कोई कहेगा कि नहीं सर 2 लेटर से नहीं, सिंगल 1 लेटर से बताइए ना। तो भाई हम कहें कि ये पूरा वेक्टर जो है ना, ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये वेक्टर ए से, ऐसे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कई बार, है ना, कई बार ये होता है कि एक वेक्टर गिवन है, उसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ समझिए, देखिए, ये जो वेक्टर है ए बी, इसका मैग्नीट्यूड देखना है हमको। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसमें हम ऐसे मॉड लगा देंगे ना। ये जो 2 लाइन बनाया है इसको बोलते हैं मॉड। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी हो गया बेसिकली ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक, कोई कहेगा नहीं सर थोड़ा और इजी तरीका बताइए। तो मैं कहूँगा कुछ नहीं यार, ये तुमने मॉड लगाया था वो फालतू में लगा दिया था, उसको हटा दो और उसके बदले में ऊपर जो एरो का हेड लगा है वो भी हटा दो। तो सिंपली तुम्हारा ऐसे मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो गया। ठीक यही रूल आप इसमें अप्लाई करोगे। तो आप चाहो तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करो, आप चाहो तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को सिंपली ए से रिप्रेजेंट कर दो। नोट ये करना है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। मैग्नीट्यूड इज, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव, या फिर 0 भी हो सकता है। मिनिमम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मिनिमम मैग्नीट्यूड जो है 0 हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई समझा सकता है हमको क्यों? क्योंकि भाई देखो, हमने अपने वेक्टर को जो है एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया है, और लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वही तो हमारा मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग नेगेटिव, है ना, नेगेटिव नहीं कह सकते। तो पूरे डिस्कशन में हमारे पास क्या क्या पॉइंट आया। पहला पॉइंट कि वेक्टर को हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो लेंथ होता है लाइन सेगमेंट का वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग एरो हेड लगा देते हैं। तीसरा कि जहाँ पे एरो हेड है इस एंड को हम लोग हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कॉपी पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसकी मदद से मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग अपने अच्छे वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ने के स्थिति में आ चुके हैं।